नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 12वीं, मैं डी एल रावत। आज इस अध्याय में हम 9वीं जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में, शीर्षक है बाढ़ की संभावना है। ये जो कविता है दरअसल एक गज़ल है। गज़ल मूलतः उर्दू का एक साहित्य पद्य प्रकार है। कवि जो है ना, जिसको गज़लकार कह सकते हैं, नाम है उनका दुष्यंत कुमार। हिंदी साहित्य में दुष्यंत कुमार का बहुत बड़ा नाम माना जाता है, जिनका जन्म 1933 में और निधन 1975 में हुआ था। दुष्यंत कुमार जी का जन्म राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी, फिर सरकारी नौकरी की, बाद में कृषि विभाग में मुख्य व्यवसाय या कृषि में खेती बाड़ी से संबंधित वो काम करते रहे थे। वो रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व रहा है। मतलब जो सालों से, पीढ़ियों से जो कुछ रीति रिवाज, कुछ रूढ़ियाँ जो हमें परंपरागत अच्छी लगे या न लगे, लेकिन उसे मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है, मजबूरन या परंपरागत रूप से हमें वो निभानी होती है। और दूसरी जो साम्राज्यवादी शक्ति है, हमेशा से हमने देखा है कि जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास पैसा होता है, सत्ता और संपत्ति, वे लोग हमेशा आम लोगों पर भारी पड़े हैं। तो कवि का जो साहित्य का विषय रहा है, वे खासकर जो रूढ़िवादिता है और साम्राज्यवादी जो शक्ति है, उनके सामने संघर्ष करने वाले लोग हैं। और ये संघर्ष करके आम लोगों में जो इनसे डरे हैं, जो सहमे हैं, जो विरोध नहीं कर सकते, परंपरा का सामना नहीं कर पा रहे, ऐसे शक्तिशाली लोगों को किसी भी प्रकार से नहीं हरा सके, ऐसे लोगों के अंदर एक चेतना जगाकर उन्हें जागृत करने का, उनको अपने जो भी बुराइयों के प्रति या ऐसे रूढ़िवादिता के प्रति जो विरोध करना चाहिए, इसके लिए उनको जगाने का काम दरअसल दुष्यंत कुमार जी के साहित्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। वो गीतकार हैं, गज़लकार हैं और प्रबंधकार के रूप में भी उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं साहित्य में। किंतु हिंदी संसार में खासकर उनका जो नाम लिया जाता है आदर के साथ, वो गज़लकार के रूप में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग करके सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक, संवाहक का मतलब एक सेतु, एक आप मान लीजिए कि एक सेतु बनना, एक दूसरे को बताकर, उनके साथ जोड़कर, एक दूसरे के साथ पूरक बनकर करना, ये होता था। मतलब कि गज़ल का अभी तक जो मुख्य उद्देश्य रहा था, वो खासकर उर्दू का ये विषय है या उर्दू साहित्य का ये प्रकार है, इसलिए खासकर उसमें अल्लाह और बंदे, उसके बारे में उसको लिखा जाता है। लेकिन कवि पहले से संघर्ष करना और बिल्कुल विरोधी सुर में जाकर कुछ नया करने के वो आदी थे, और इसीलिए गज़ल का जो पारंपरिक ढांचा या रूप था, उसे अलग करके उसे समाज और राजनीति में जो कुछ भी बुराइयां हो रही है, जो कुछ गलत हो रहा है, उसे स्पष्ट करना, उसे उजागर करना, ये काम कवि ने शायद बहुत ही ध्यान रखकर, संभल कर किया था। तो गज़ल को इस रूप में एक समस्या के तौर पर, या समस्या को सुलझाना, समाधान ढूंढना, जो समाज में फैले हुए कुछ रीति रिवाज है, बुराई है, जो पहले के मध्यकाल में खासकर हमने देखा है कि जिसमें जो दोहों में होता था, वही काम आधुनिक युग में गज़ल साहित्य में दुष्यंत कुमार जी ने किया है। साथ में जो राजनीति में जो यथार्थता है, जो वास्तविकता है, उसका भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से बताना चाहा है। और ये सब करने का उनका जो मूल मकसद था, वो आम जनता में, आम लोगों में ऐसी रूढ़िता, ऐसी जो बुराइयां है, जो समाज में है, राजनीति में है, जहाँ कहीं भी ये, चाहे धर्म में हो, चाहे हमारे रीति रिवाज में हो, हमारे सामाजिक तौर तरीकों में हो, हमारे व्यवस्था तंत्र में हो, इन सारी चीज़ों पे जहाँ कहीं भी चूक है, भूल हो रही है, बुराइयाँ फैली हुई है और आम जनता सहमी हुई है, विरोध नहीं कर पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, इस वजह से कवि ने ये देखा कि इनको जगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बना था। और इसलिए कवि ने गज़ल को इस रूप में डालकर एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या का समाधान ढूंढने के रूप में, एक संवाहक के रूप में
एक सेतु के रूप में, एक आधार के रूप में यहाँ पर इसका उपयोग किया था। कवि ने साये में धूप, उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह, एक कंठ विषिताएँ, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत, उनकी अन्य कृतियाँ भी हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास भी है। तो कवि ने गज़ल, गीतकार, प्रबंधकार, गज़ल संग्रह, साथ में उपन्यास भी लिखे हैं। तो उस रूप में कवि का लगभग तमाम साहित्य विधाओं पर उनका काम चला है, उनकी कलम चली है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि गज़ल जो होती है वो मुख्यतः मुसल्सल, मतलब कि एक ही भाव बोध वाली रचना नहीं होती, क्योंकि इसमें गज़ल में क्या होता है कि अलग अलग जो शेर होते हैं, जो 2 पंक्तियों का दरअसल होता है, ये शेर जिनका प्रत्येक अर्थ अलग होता है, जिनकी भूमि जो होती है पृष्ठभूमि, जो भाव भूमि होती है, जिनका अब सादे शब्दों में कहें तो अर्थ जिनको आप कहते हैं, वो गज़ल में आने वाले प्रत्येक शेर का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। साथ में समसामयिक जीवन में मानव की जो स्थिति है, जो विसंगतियाँ हैं, उससे परिपूर्ण होता है। तो कवि ने यहाँ पर गज़ल में जो एक ही भावबोध वाली होती है, दरअसल वो नहीं होकर प्रत्येक शेर अलग भाव को दिखाने वाला होता है, लेकिन ये सब मालाएँ एक साथ में पिरोकर एक बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग शब्द रूपी या शेर रूपी मोती एकत्रित होकर एक बहुत बड़ी भाव रूपी माला बनती है। ये उसका अर्थ होता है, आप मान लीजिए कि ये उसका उद्देश्य होता है, गज़ल को इस तरीके से प्रस्तुत करने का। इस कविता में समसामयिक जो जीवन है, वर्तमान जो परिस्थिति है, और उसमें खासकर मानव की जो परिस्थितियाँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, जहाँ कहीं उससे दूसरों से या उससे जो ताकतवर होते, जो सत्तावान होते, संपत्तिवान होते, उनसे जो परेशानियाँ होती है, तो उन परेशानियों से वो बहुत ही दुखी होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमट कर रह जाता है, वो दब कर रह जाता है, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं रख पाता। तो कवि ने गज़ल के माध्यम से ऐसी कुछ समस्याओं को, जहाँ समाज में बुराइयाँ ज़्यादा होती है, उनसे दूर करके जो भले हैं, जो अच्छे हैं, जो आम जनता है, उनको जागृत करना। साथ में कवि इन विषयों पर चिंतित है, लेकिन कवि चिंतित है लेकिन निराश नहीं है। उन्हें यह भरोसा है कि आज नहीं तो कल आशा की किरण अवश्य जागृत होगी, और आज नहीं तो कल ये सवेरा जरूर आएगा। मतलब कि आज जो भी आम जनता सहमी है, डरी है, कुछ बोल नहीं पा रही है, जिन भी कारणों से है, लेकिन आने वाला कल जरूर कोई ना कोई बदलाव करेगा। ये जो निष्प्राण होकर ये आम जनता जो जी रही है, जो बुराइयों का सामना न करके, रूढ़ियों का सामना न करके उसे ढोए जा रही है, उसका बोझ उठाए जा रही है, उसके बोझ के नीचे वो दबे जा रहा है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होगा। कवि चिंतित तो है लेकिन वो निराश नहीं है। मतलब कवि बहुत ही आशावादी है, और उनको भरोसा है कि चाहे तमाम परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में इसका अवश्य कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और ये जो सोई हुई जनता है, डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन अगर उनको मौका मिले तो ये अवश्य ही अपने इन आम जनता में फैली हुई इन बुराइयों का सामना वो अवश्य कर सकते हैं। और ये वक्त बहुत जल्द आएगा, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कवि ने इस गज़ल में निराशा के साथ साथ चिंता भी व्यक्त की है, और चिंता के साथ साथ भरोसा भी जताया है कि आज नहीं तो कल अवश्य ही आम जनता जाग उठेगी, और बुराइयों का, जहाँ पर ये रूढ़िता है, जहाँ कहीं भी ये गलत हो रहा है, जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहे हैं, इनका सामना यही लोग करेंगे, क्योंकि सबको ये बताना है कि तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो, और इसके लिए आपको स्वयं कुछ करना होगा। आपको बचाने के लिए, आपको किसी भी प्रकार की सामना करने के लिए आप स्वयं, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात कवि भली भांति जताना चाहते, और इसीलिए सबको जागृत करने का ही एक मकसद इस गज़ल का रहा है। कवि तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण कभी जहाँ कहीं भी देखते हैं, वहाँ हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, हर जाति में, हर वर्ण में, हर भाषा में, हर बोलचाल में, हर क्षेत्र में, हर संस्कृति में कहीं ना कहीं
बुराइयाँ जरूर है, लेकिन कवि ये भी मानते हैं कि विषम परिस्थितियाँ जरूर है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों के बावजूद कहीं ना कहीं एक हल्की सी किरण जो आशा की है, और ये आशा की किरण का मतलब बुराइयाँ आज नहीं तो कल हट सकती है, और ये जो भरोसा है जो कवि को है, और आने वाले कुछ ही वक्त में इसका उपाय ज़रूर होगा। इस भाव से कवि ने इस गज़ल में कहा है। अब हम दूसरे चरण में, दूसरे भाग में इस गज़ल की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।